बहुत सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। मेरे पिताजी की एक धारणा थी कि मैंने अपने बच्चे को सिविल सर्विसेज में भेजना है, और उस समय ये सोचा जाता था और काफ़ी सच्चाई भी थी कि अगर आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए। कॉलेज में आया तो उस समय पंजाब के हालात ठीक नहीं थे, और यूनिवर्सिटी में भी मेरा रूटीन रहा कि बात तो मैं इतनी जल्दी जल्दी भागता था, मैं सीढ़ियों में गिर भी जाता था। जनरली यूनिफॉर्म वालों में, आर्मी में आपने देखा होगा, ये होता है कि ड्रिंक करना चाहिए यूनिफॉर्म में। ये एक सेरेमनी सी बनी हुई है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के ड्रिंक करना है। हम कोई ऐसे अच्छे स्विमर वो नहीं थे, तो हम घबरा गए और वहाँ से वहीं पे हमारे वो आइस बॉक्स वगैरह छूट गया और हम वापस भाग के आ गए। और उसके बाद मेरे को ये लगा कि ये भगवान की तरफ से ही कोई ऐसी वो है कि मेरे को ड्रिंक नहीं करना चाहिए, और मैंने उसके बाद कभी ड्रिंक की नहीं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता ने बताया कि मैंने आपके लिए एक लड़की पसंद कर ली है, आप उसको 2 दिन में उसको मिलने जाना है और उसके बाद उससे आपका रिश्ता पक्का हो। मेरी सबसे पहले जो पोस्टिंग हुई वो नाभा में हुई, पर कुछ ही समय के बाद मेरे को चेंज करके वहाँ से पठानकोट भेज दिया गया। आप पंजाब के पहले एसपी ट्रैफिक थे? जी, मैं पंजाब का, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं पंजाब का पहला। आप पहले एसपी ट्रैफिक लुधियाना लगे थे? पहले पंजाब के पहले एसपी ट्रैफिक लुधियाना में मैं लगा। तो आप, बहुत बड़ी सर्विस आपकी निकली है, बहुत बड़े दौर निकले होंगे। कोई ऐसा दौर जिसमें आप डिमोरलाइज हो गए हो, आपको लगता हो कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, कोई ऐसा दौर जो आप शेयर कर सकते हो? एक दौर जो थोड़ा उस समय मेरे लिए बहुत डिमोरलाइजिंग था। मसूरी में रहते रहते हम पंजाब के बारे में मैं सोचता रहता था। तो जब मैं 2007 में पठानकोट गया तो मेरे को लगा कि मेरे को जैसे पंजाब से बाहर निकाल दिया। राय साहब, आपकी एक चीज बड़ी मशहूर है, आप छत पे चारपाई पे सोते हैं, तो ये बड़ा मशहूर है पूरे पंजाब में, तो वो उसका राज बताइए क्या है? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अर्शदीप सिंह समर और आज हमारे साथ हैं पंजाब के सीनियर आईपीएस ऑफिसर एडीजीपी ट्रैफिक एएस राय, और आज इनसे जानेंगे कि वो उनकी जर्नी कैसी रही और कैसे वो आईपीएस बने। जय हिंद सर। जय हिंद। एक छोटे से गांव से उठ के आईपीएस बनना, ये कैसा रहा आपका सफर? मेरे लिए अब तक का जो आईपीएस का सफर है बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिला आईपीएस में रहते हुए, और अगर आप पूछें तो जितनी मेरी लाइफ से एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा मेरे को भगवान ने कृपा की और मेरे को मौका दिया, एक्सपोजर दिया। मलेरकोटला के छोटे से गांव शेरवानी कोट, वहां से उठ के आप आईपीएस बने, वो कैसा था वो सफर? इसका बहुत सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। मेरे पिताजी की एक धारणा थी कि मैंने अपने बच्चे को सिविल सर्विसेज में भेजना है, और उस समय ये सोचा जाता था और काफ़ी सच्चाई भी थी कि अगर आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को वहाँ से मसूरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने ये भी किया कि खुद मेरे को और मेरे छोटे भाई, जो दोनों हम स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरे को
मसूरी में जो आईएएस एकेडमी है वहाँ ले गई, और वहाँ पे ले जाकर उन्होंने हम दोनों को कहा कि आप दोनों शपथ लो कि आप इस जगह पे आओगे। जी कि मैंने आपको स्कूल में डाला इसलिए है कि आप यहाँ पे आओगे। जी तो उसी प्रेरणा सदका मैं स्कूल में भी पढ़ता रहा। फिर मैं कॉलेज में आया तो उस समय पंजाब के हालात ठीक नहीं थे, तो मेरे पिताजी ने ये कहा कि आप पंजाब नहीं आओगे, आप चंडीगढ़ में रहोगे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ रहेगी और आपका काम सिर्फ ये है आपने पढ़ना है, और कोई किसी तरह की कोई दोस्त नहीं बनाने, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं। छोटी सी उम्र में आप पंजाब से मसूरी, मसूरी से फिर चंडीगढ़, तो दोस्त आपके कोई नहीं थे उस समय? नहीं, मेरे उस समय कोई दोस्त नहीं थे, और मेरा जो रूटीन भी यही होता था। मैं कॉलेज जाता था और कॉलेज से भागकर वापस घर आ जाता था, और यूनिवर्सिटी में भी मेरा रूटीन रहा कि बात तो मैं इतनी जल्दी जल्दी भागता था, मैं सीढ़ियों में गिर भी जाता था, और मेरा यही रूटीन रहता था कि नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके फादर साहब ने बोला कि आपको आईपीएस बनना है, उस समय उन्होंने आपको मसूरी स्कूल में डाला और आपको बोला कि आपने कोई दोस्त नहीं बनाने हैं, तो आज के बच्चे तो इतना माँ बाप की मानते ही नहीं है, तो आपने अपने फादर साहब की सारी बातें मानी, तो उस समय आप क्या फादर साहब की सारी बातों को किस तरह लेते थे उसको? नहीं, देखिए, ये हर एक की एक धारणा होती है। मेरी ये धारणा है कि जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ज़िंदगी को हमसे ज़्यादा देखा है, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और हमें उनके एक्सपीरियंस से प्राप्ति करनी चाहिए। और हमारी जो संस्कृति है वो भी हमें सिखाती है कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमें इस संसार में लेके आए हैं, और उनसे अच्छी प्रेरणा लें, उनकी बात को सुने। अगर हम अपने माता पिता जो हमें इस संसार में लेके आए उनकी बात नहीं सुनेंगे तो ये एक तरह का गलत चीज़ होगी। तो हमें माता पिता की तो बात सुननी चाहिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत भी यही कहती है हमें। आप जिस दिन आईपीएस बने, यूनिफॉर्म पहले दिन डाली, तो कैसे एंजॉय किया उसको? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने पूछा है। तो जब पहले दिन 1 जनवरी 1995 को हमने पहले दिन यूनिफॉर्म, तो जनरली यूनिफॉर्म वालों में, आर्मी में आपने देखा होगा ये होता है कि ड्रिंक करना चाहिए यूनिफॉर्म में। ये एक सेरेमनी सी बनी हुई है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के ड्रिंक करना है। तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ उसी प्रभाव में ड्रिंक करने चला गया। तो पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो कोई अच्छा नहीं रहा। मेरे को जो ड्रिंक दी गई मेरे को बड़ी कड़वी लगी, और मेरे को उसको पीने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। तो मेरे दिमाग में एक ये बात आ गई कि जो चीज़ कड़वी है, जो पीने में आपको कष्ट हो रहा है, वो मेरे लिए नहीं बनी है। तो आपने फिर ड्रिंक करी नहीं कभी? नहीं, उसके बाद एक दूसरा ऐसा ही माहौल बना। हमारे सर्विस में एक भारत दर्शन का कंसेप्ट होता है जहाँ पे आपको सारी स्टेटों में घुमाया जाता है। तो मेरा जो भारत दर्शन था वो साउथ इंडिया में था। तो मेरे साथ ही मेरे और मित्र जो हम इकट्ठे साउथ इंडिया में थे, तो वो भी ड्रिंक नहीं करते थे। तो बैठे बैठे जब हम जा रहे थे, तो हम कन्याकुमारी के लिए जा रहे थे, तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना आज कन्याकुमारी जो इंडिया की टिप है, जहाँ पे इंडिया ख़त्म होता है, वहाँ पे बैठ के ड्रिंक शुरू की जाए। तो इसी सोच के साथ हम वहाँ पहुँच गए। हम अपनी एक थर्माकोल का आइस बॉक्स में अपनी ड्रिंक्स वगैरह रख के हम धीरे धीरे समुद्र में चलने लगे। पहले देखा एक पत्थर आया, फिर हमें दिखाई दिया एक और आगे पत्थर है, तो उस पे चले गए। ऐसे करते करते जब हम समुद्र में काफ़ी आगे निकल गए तो पीछे मुड़ के देखा तो जितने पत्थर हम पार करके आए थे वो दिख ही नहीं रहे थे। तो हम घबरा गए, क्योंकि वो जैसे जैसे अंधेरा हुआ तो वो समुद्र का तल ऊपर होने लगा, पानी ऊपर आने हाँ, पानी ऊपर आने लगा।
तो वो पीछे वाले पत्थर, और हम कोई ऐसे अच्छे स्विमर वो नहीं थे, जी। तो हम घबरा गए और वहाँ से ही वहीं पे हमारे वो आइस बॉक्स वगैरह छूट गया और हम वापस भाग के आ गए। और उसके बाद मेरे को ये लगा कि ये भगवान की तरफ से ही कोई ऐसी वो है कि मेरे को ड्रिंक नहीं करना चाहिए, और मैंने उसके बाद कभी ड्रिंक की ही नहीं। और इनफैक्ट मेरा ड्रिंकिंग के बारे में एक कंसेप्ट बन गया कि क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता था मैं क्रिमिनल से सबसे पहले ये पूछता था कि आपने ये क्यों किया, तो उसका कहना होता था कि मेरे को पता नहीं चला। तो मैं उनसे पूछता था क्यों नहीं चला, तो वो कहता था मैंने नशा किया हुआ था, मैंने ड्रिंक की हुई थी। तो मेरे दिमाग में ये एक तरह की चीज़ मेरे दिमाग में बस की कि जब आप ड्रिंक करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, और मनुष्य में जो पशु प्रवृत्तियां हैं वो आगे आने लगती हैं। तो एक तरह से जानवर बन जाता है। एक तरह से जानवर बन जाता है। और मेरे को लगता था कि ये जो ड्रिंकिंग जहाँ पे लोग इकट्ठे होके वहाँ की जो वातावरण है वो भी दूषित हो जाता है। वहाँ पे गलत किस्म की आइडियाज़, वाइब्रेशंस वहाँ पे आ जाती हैं। और अगर आप ड्रिंकिंग प्लेस में भी जहाँ पे बैठ के लोग दारू पी रहे हैं उसके नज़दीक भी जाते हो तो वो जो गलत वाइब्रेशन है वो आपके अंदर भी एंटर कर सकती हैं। तो इसीलिए मेरा ड्रिंक से बिल्कुल ही वो रहा। वैसे आईपीएस तो अब बन गए थे, लेकिन शादी का कैसे फिर आपका बना सारा? शादी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं एकेडमी में था तो एकेडमी में हमें 10 डेज़ की एक ब्रेक 1 जून 95 से 10 जून 95 की एक ब्रेक मिली। और जब मैं उस ब्रेक में वापस घर आया, पहले तो सबसे ये है कि जब वो ब्रेक इतनी छोटी थी उस समय जनरली जब आप दिल्ली से हैदराबाद जाते थे एपी एक्सप्रेस से जाते थे जी। पर ये 10 दिन की वो ब्रेक थी। हमने सोचा कि क्यों ना मतलब इतना छोटा समय है, तो पहली बार उस समय मैंने एयर टिकट परचेज किया और मैं जल्दी से घर पहुंचा। मतलब हैदराबाद से मैंने दिल्ली की टिकट ली, एयर टिकट ली, और दिल्ली से रात को बस में मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। और जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता ने बताया कि मैंने आपके लिए एक लड़की पसंद कर ली है, आप उसको 2 दिन में उसको मिलने जाना है और उसके बाद उससे आपका रिश्ता पक्का हो गया। तो मैंने पहले तो ये कहा कि आपने मेरे से पूछ लेना था, तो मेरी माता ने कहा कि इसके बारे में आपसे पूछने की क्या जरूरत थी। नहीं, आपने उन्होंने ये नहीं पूछा कि कोई आपको पसंद है कि पहले से? नहीं, मैंने ये इसी कि आप एक बार मेरे से पूछ लेते, क्या पता मेरे को कोई पसंद होती। तो वो कहते कि वो तो मेरा काम है, तेरी शादी का तो देखना मेरा काम है। मैंने ये डिसाइड करना था, मैंने कर दिया। मैंने तो किसी को अपना वचन दे दिया है कि तेरी शादी वहीं होगी, अगर तू चाहता है तो जाके एक बार हम इकट्ठे उस लड़की को देख आएंगे। जी। तो फिर जब आप देखा सब कुछ हो गया, तो आप फिर आप ये बताइए कि आप फिर बातचीत कैसे करते थे उस समय? देखिए, उस समय ज़्यादा बातचीत के वो नहीं होते थे, टेलीफोन भी बहुत कम होता था और ज़्यादा पत्र व्यवहार ही होता था। तो उस समय और टेलीफोन भी जो रहता था वो घर में एक कॉमन जगह के ऊपर रहता था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने होने वाली वाइफ को कोई एम्बैरेसमेंट कराऊं कि वो अपने परिवारजनों के सामने मेरे से कोई बात करी। ऐसी कोई ज़्यादा बातचीत का तब वो नहीं होता था। और हम एक दूसरे को पत्र लिखते थे और कभी कभार मंगलवार का हमने दिन फिक्स किया हुआ था आपस में बात करने का, तो वो हम फिक्स कर लेते थे कि इस आने वाले इस तारीख को मंगलवार को मैं आपको 8 बजे फ़ोन करूंगा। और वो उस समय वो फिर फ़ोन के नज़दीक रहती थी। वैसा कैसी थी पहली पोस्टिंग और कहाँ आप तैनात हुए थे सबसे पहले? मेरी सबसे पहले जो पोस्टिंग हुई वो नाभा में हुई, पर कुछ ही समय के बाद मेरे को चेंज करके वहाँ से पठानकोट भेज दिया गया।
पठानकोट बहुत बड़ी सब डिवीज़न थी और मेरे से पहले वहाँ पे एसपी लगा करते थे। और जब मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे लोगों में एक ये भावना आई कि देखिए हमारे तो यहाँ पे बुजुर्ग एसपी लगते थे जो पीपीएस बन के पीपीएस के थ्रू या नीचे से चल के एसपी बने होते थे, तो वो काफ़ी बुजुर्ग होते थे। मैं बहुत तब तो बच्चा था, छोटा था उम्र में, तो वो लोगों में, और वहाँ पे पठानकोट में उस समय एक छोटी सी एजिटेशन भी चल रही थी जो चाहती थी कि पठानकोट को जिला बनाया जाए जी। तो लोगों में थोड़ा ये था कि ये बच्चे को लगा दिया और हमें तो जिला तो क्या बनाना था, एसएसपी तो क्या लगाना था, यहाँ तो एसपी से भी नीचे एएसपी को लगा दिया, एक बच्चे को लगा दिया। तो पर मेरे लिए पठानकोट अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा क्योंकि पठानकोट उस समय बहुत बड़ी सब डिवीज़न थी और वो टच करता था J&K को, और J&K का जो उग्रवाद था उसका भी स्पिल ओवर पठानकोट में हो जाता था। इनफैक्ट मेरे समय में ही 2 बार वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, बस में ब्लास्ट हुआ। तो उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग वहाँ से गवर्नमेंट ने चेंज करके वहाँ पे एसपी को ही लगा दिया और मेरे को एज एएसपी लुधियाना लगा दिया। और फिर मैं लुधियाना में एसपी ट्रैफिक भी रहा, एसपी सिटी भी रहा। आप पंजाब के पहले एसपी ट्रैफिक थे? जी, मैं पंजाब का, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं पंजाब का पहला, क्योंकि जिनके नीचे मैं बतौर एएसपी था वो उनको जो हमारे एसएसपी श्री दिनकर गुप्ता जो आजकल एनआईए के हेड, उनको ट्रैफिक का बहुत शौक था और वो ट्रैफिक में बहुत नए चीज़ें करना चाहते थे। उन्होंने ही मेरी पोस्टिंग एज बतौर एसपी ट्रैफिक वहाँ पे करवाई। जैसे ही मेरी प्रमोशन हुई तो उन्होंने। आप पहली एसपी ट्रैफिक लुधियाना लगे थे? पहले पंजाब के पहले एसपी ट्रैफिक लुधियाना में मैं लगा और उससे पहले पंजाब में कोई एसपी ट्रैफिक की पोस्ट नहीं होती थी। अब तो आपके अलग अलग ज़िलों में ट्रैफिक की पोस्ट है, पर मैं पहला एसपी ट्रैफिक पंजाब का और लुधियाना का भी पहला एसपी ट्रैफिक लगा। तो एसपी के बाद एसएसपी की पहली तैनाती आपकी कहाँ हुई? उसी जगह पे लुधियाना में, जब मैं एसपी सिटी था, 1999 की ये बात है, 99 की। तो पंजाब में 3 जगह पे ईवीएम का प्रयोग किया गया वोटिंग के लिए और उनमें से एक जगह फरीदकोट थी। वहाँ पे उस समय के मुख्यमंत्री जो केंद्रीय मंत्री भी थे उनका इलेक्शन था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरे को वहाँ पे पोस्ट किया फरीदकोट में जी। तो फरीदकोट में मैंने अगस्त 99 में ज्वाइन किया था जी। और 4 महीने मैं फरीदकोट में एसएसपी रहा। उसके बाद फिर मैं पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर में आ गया। जी। तो आप, बहुत बड़ी सर्विस आपकी निकली है, बहुत बड़े दौर निकले होंगे। कोई ऐसा दौर जिसमें आप डिमोरलाइज हो गए हो, आपको लगता हो कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, कोई ऐसा दौर जो आप शेयर कर सकते हो? एक दौर जो थोड़ा उस समय मेरे लिए बहुत डिमोरलाइजिंग था, पर बाद में अब जब मैं सोचता हूँ वो दौर मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। वो था 2007 में, जब मैं एसएसपी लुधियाना से मेरे को पठानकोट भेज दिया गया विदाउट एनी पोस्टिंग। कोई मेरे को पोस्ट नहीं दी गई, पर मेरे को सिर्फ यही हदायत की गई कि आप पठानकोट में रहोगे और जो पठानकोट ज़िले के एसएसपी हैं, गुरदासपुर के एसएसपी हैं, उन सबको हदायत की गई कि आप चेक करोगे कि ये बंदा पठानकोट में ही रहे, बिना काम के, बिना गाड़ी के, बिना घर के, ये पठानकोट में उपस्थित रहे। तो वो मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम था क्योंकि पठानकोट में रहने की भी समस्या थी और मेरे को, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैंने अपनी एजुकेशन बाहर से की थी, उसी समय से मेरे को पंजाब के साथ एक लगाव सा हो गया था कि पंजाब में ऐसा है। मसूरी में रहते रहते हम पंजाब के बारे में मैं सोचता रहता था
तो जब मैं 2007 में पठानकोट गया तो मेरे को लगा कि मेरे को जैसे पंजाब से बाहर निकाल दिया गया है। तो पर वो भी एक भगवान का अपना तरीका था। 2007 में मेरे को फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली भारत सरकार में काम करने की, और मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2007 में चला गया। जब मैंने 2007 में जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया तो मेरे को एक नया एक्सपीरियंस हुआ। मेरे को भारत के बारे में, भारत में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या है। मेरी जॉब ही एनालिसिस में थी, और सारे भारत की समाचार, सारे भारत की डेवलपमेंट वो मेरे को वहाँ पे उपलब्ध होती थी। उनके बेसिस के ऊपर मैं एनालिसिस अटेम्प्ट करता था। तो नॉर्थ ब्लॉक में बैठने का मेरे को मौका मिला, पंडारा रोड पे रहने का मेरे को मौका मिला। ये मेरा एक तरह से बचपन का जो ड्रीम था वो मेरा रियलाइज हो पाया। राय साहब, आपकी एक चीज़ बड़ी मशहूर है, आप छत पे चारपाई पे सोते हैं, तो ये बड़ा मशहूर है पूरे पंजाब में। तो वो उसका राज बताइए क्या है? उसका राज ये है कि बचपन से ही जैसे हम गांव में रहते थे, तो गांव में ज़्यादा हमारे समय में, उस समय पंखे नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे। तो गर्मियों में हम क्या करते थे कि छिड़काव करके, पानी का छिड़काव करके बीच में मंजा लगा के वहीं सोते थे, और मैं अपने दादाजी के साथ सोता था। तो मेरे दादाजी मेरे को जैसे ही हम सोने लगते थे तो मेरे को वो तारे दिखाते थे और बताते थे कि ये ध्रुव तारा है। फिर ध्रुव तारा कैसे हुआ, ध्रुव की क्या स्टोरी थी, क्या उनका पिछोकड़ था, ये सब बता। तो मेरे को बचपन से ही बाहर सोने की एक आदत थी, और जब भी मैं इंडिपेंडेंट हुआ जैसे जिलों में, तो मेरे को वही आदत जो आपकी बचपन में, मैं कहता हूँ कि आदमी आदतों का बना होता है। जो आदत आपको बचपन में पड़ जाती है वो आदत आपके सारा जीवन साथ चलती है। तो अब भी मेरे को जहाँ भी मैं होता हूँ मेरे को ये रहता है कि मैं बाहर सोऊं, मैं तारों को देख के सोऊं, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो फ्रेश जब उठता हूँ। अगर मेरे को कहीं ज़बरदस्ती अंदर सोना पड़ जाए तो मेरे को फ्रेशनेस नहीं फील होती। तो अगर कमरे का भी मेरे को सोना पड़े तो मैं उसके सारे खिड़कियां दरवाजे खोल के कि हवा क्रॉस होती रहे, ताज़ी हवा। ये मेरे को एक प्रकृति के साथ रहने का मेरे को शौक़ है। जितना प्रकृति के पास मैं होता हूँ उतना मैं अलाइव फील करता हूँ, और जब मैं प्रकृति से थोड़ा अलग होता हूँ तो मेरे को एक आप कहिए कि जो एनर्जी नहीं फील होती। तो मैं मेरी बाहर सोना और भी ऐसे काम जितने भी प्रकृति के नज़दीक, मैं अपने आप को नज़दीक से नज़दीक रखना चाहता हूँ। आप एडीजीपी एनआरआई भी रहे हैं, कैसा रहा वो आपका दौर और क्या एक्सपीरियंस था आपका? बड़ा अच्छा दौर रहा, बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि जब मैं एडीजीपी एनआरआई था तो तभी कोरोना काल शुरू हुआ, और उस समय क्योंकि पंजाब का 1/3 हिस्सा जो लोग हैं वो एनआरआई हैं, पंजाब के लोग ज़्यादातर बाहर हैं, तो उनका लगाव जुड़ाव सब कुछ है। हाँ, तो वो हाँ, वो मेरे को बहुत अच्छा मेरे लिए रहा, कि क्योंकि इस वजह से कि जैसे आपने कहा पंजाब के बहुत लोग बाहर हैं, और जब समय होता है, वो समय होता है जिसमें कोरोना शुरू हुआ, वो जनरली समय होता है कि बाहर से लोग पंजाब आए हुए होते हैं। और उस समय पंजाब में कोई 56,000 के करीब, 56,000 के करीब एनआरआई थे जब मार्च 2020 में 2020 में कोरोना शुरू हुआ। तो उसमें जो मेजॉरिटी थी वो कनेडियन की थी, 32,000 के करीब कनेडियन थे। और इसमें जो मैंने भारत सरकार में काम किया हुआ था वो भी मेरे को बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। उन लोगों को जो एनआरआई बाहर के थे उनको वापस भेजना, तो मैं अपने जो मेरे फॉरेन सर्विस के कोलीग थे उनसे
बात करता था, जो इंडियन ओवरसी देखते हैं, डियास्पोरा को देखते हैं, उनसे भी बात करता था। तो जी। उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में इन सब एनआरआईज को वापस उनके दे। और सिमिलरली जो हमारे पंजाब के लोग बाहर फंसे हुए थे, जी। हमारे कई लड़के छोटी छोटी कंट्रीज़ में फंसे हुए थे, जो वहाँ पे सिटीज़न नहीं बने थे पर वहाँ पे उपस्थित थे उस जी। समय जब कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस लगी। जी। तो उनको भी बाहर से वापस इंडिया लेकर आना, भारत लेकर आना और पंजाब लेकर आना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। जी, आप आज के यूथ को, पूरे देश के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे को तो ये भावना, जब मैं 2007 में भारत सरकार के लिए काम करने गया, और तभी से मेरे को ये लग रहा था कि ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ बहुत ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਮ पावरफुल नेशन ना इमर्ज करेगा। कुलदीप कुमार हमारी एक संस्कृति है, हमारे पास कुलदीप कुमार उसी टीटा संस्कृति का रहते डंपिंग आज ग्राउंड, देखिए जितने भी ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ बड़े-बड़े ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ MNC ਤੁਸੀਂ हैं, ਸੁਣੀ उनके ਹੋਊਗੀ। जो ਉਹਦੇ वो हैं, ਗਵਾਂਢੀ हैं, वो भारत के ਭਾਵ रहने ਉਹਦੇ वाले हैं। ਨੇੜੇ और ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैं, ਘਰ ਹੈ। सिख पर परिवार से टीटा संबंध साहब रखता हूं, और एक जो वेले हमारी संस्कृति को ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ बीच में ਵਿੱਚ ग्रहण ਸਵੀਪਰ लग गया ਸਨ। था। जी। उस ग्रहण ਸਫਾਈ को ਦਾ भी ਕੰਮ ਕਰਦੇ सिख ਸੀ। गुरुओं ने ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ अपनी sacrifice ਖੂਬਸੂਰਤ देके ਸ਼ਹਿਰ भारत ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ की ਦੀ पुरानी ਸਫਾਈ संस्कृति ਕਰਦੇ को ਸੀ। revive किया है। और और आज इत्तेफाक वो समय ये है जब बनया, हमारे पास ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ संस्कृति भी है, ਬਲਵਾਨ हमारे ਹੁੰਦਾ। पास ਅੱਜ resources भी ਉਹ हैं, ਕੁਲਦੀਪ और ਕੁਮਾਰ हम एक ਦੁਨੀਆ बहुत ਦੇ ही ਖੂਬਸੂਰਤ powerful nation ਸ਼ਹਿਰ की तरह ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ emerge ਦਾ करने वाले हैं। और ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ। youth के लिए ਸਾਡੇ तो ये ਨਾਲ बहुत ही ਮੌਜੂਦ अच्छी ਨੇ, बात ਬਾਕੀ है ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ कि ਚ ਕਰਾਂਗੇ। उनको सब ਉਹ opportunities ਮੇਅਰ अब ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ available हैं। ਵਾਇਆ जी, ਸੁਪਰੀਮ उनके ਕੋਰਟ लिए ਕਿਵੇਂ अच्छा ਬੈਠੇ, platform ਪਰ है ਪਹਿਲੋਂ कि ਗੱਲ वो ਕਰਾਂਗੇ एक अच्छा ਕੁਲਦੀਪ जीवन ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। नशे कर ਇੱਕ पाए। ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ये थे एडीजीपी सड़कों पे ट्रैफिक घूमने वाला एएस राय, कुलदीप जिन्होंने कुमार अपने मेयर किवें बनया। सफर के कुलदीप बारे पहलों में ते आपको बताया कि तुहानू कैसे वो सल्यूट छोटे करते से हैं। गांव से निकल के कित्थों आईपीएस तुर के बने, कित्थे पहुंचे, और उन्होंने एक अच्छा किन्नी की संदेश खुशी यूथ को महसूस दिया है कि हमारा देश एक शक्तिशाली देश है, और यहाँ पे आप इस इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इसी तरह पढ़ाई करते रहें और अपने माँ बाप की बात सुने। इसी तरह आप देखते रहिए द समर न्यूज का खास प्रोग्राम। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।